हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूटरी बॉडीज़ हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। और ये जो बॉडीज़ हैं ये प्री और मेंस दोनों के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इन सबको पढ़ना, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। और मेरी कोशिश ये है कि हम इसको इस तरीके से पढ़ें ताकि ये प्री और मेंस दोनों के काम आ जाए। ठीक है ना, कि हम एक बार पढ़ें तो हमको दोनों के जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया है इस टॉपिक के बारे में, और फैक्ट्स भी जितने पॉसिबल हो सकते थे ऐड कर दिए हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया आता है तो वो आपको साथ साथ में अपने नोट्स में अपडेट कर लेना है। बाकी जहाँ तक स्टैटिक का पोर्शन है, ये सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और इस जो जितने भी निकाय हैं या बॉडीज हैं उन सबको हम एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक 2020 तक का जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आज हम जो भी संभव हो सकता है उसको जितना डिटेल में हो सकता है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम पहले फंक्शन देखेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं वो देखेंगे, कौन कौन से चैलेंजेस हैं आज जो इलेक्शन कमीशन फेस कर रहा है, कौन कौन से रिफॉर्म हुए हैं और कौन कौन से होने की आवश्यकता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में आपके सिलेबस में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन तो है ही, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है, क्योंकि हर राज्य में अपने इलेक्शन कमीशन होते हैं जो उस राज्य की जो लोकल गवर्नेंस के चुनाव होते हैं। जो लोकल गवर्नेंस के चुनाव होते हैं, स्थानीय सुशासन के जो चुनाव होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है ना, बाकी सारे चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन करता है, केंद्र में है जो। तो उन सब के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस किस प्रकार के निकाय या बॉडीज होते हैं। राइट, तो जो सबसे पहले जो सबसे स्ट्रांग और मजबूत जो बॉडीज होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है ना, तो ये वो सारी बॉडीज हैं जो जिनके बारे में हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। राइट, और उनमें कोई भी चेंजेस आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में जब अमेंडमेंट करेंगे आप, तभी उन बॉडीज के फंक्शन या अपॉइंटमेंट या कोई भी और प्रावधान है, प्रोविजन है, इफ यू वांट टू चेंज इट यू हैव टू डू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो वो आपको संविधान में करना पड़ेगा। तो एक प्रकार से ये देखा जाए कि सबसे शक्तिशाली जो होंगे, ठीक है ना, या सबसे मजबूत जो होंगे या सबसे स्वतंत्र जो होंगे वो वाले होंगे जिनके बारे में प्रावधान किस में किया गया है, हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से बॉडीज हैं जो हमारे देश में वर्किंग है और उनके प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन जो है इसके बारे में भी संविधान में प्रावधान है। आर्टिकल 324 से लेके 329 के बीच में जितने भी प्रावधान है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में। उसके बाद यूपीएससी है और स्टेट पीएससी है, उसके बारे में आर्टिकल 323 में प्रावधान है। सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसके बारे में आर्टिकल 148 है। ये क्वेश्चन आपको याद हो तो एमपीपीएससी 2019 में पूछा गया है प्री में। ठीक है ना, कि कौन सा आर्टिकल है जो सीएजी से संबंधित है। उसके बाद देखिए फाइनेंस कमीशन है, मतलब वित्त आयोग है। एससी एसटी कमीशन है, 338 में मेंशन है। तो 338 जो है इसमें एससी के बारे में है और एसटी के बारे में 338A में मेंशन है। उसके बाद ओबीसी कमीशन है जो 338B में मेंशन है। ठीक है ना, इसके बाद हमारे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो 76 में मेंशन है। ठीक है ना, ये सारे जो बॉडीज हैं ये संवैधानिक निकाय हैं, मतलब इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी बैकिंग हमारे संविधान से। दूसरे टाइप की जो बॉडीज होते हैं उनको हम स्टैच्यूटरी बॉडीज कहते हैं। मतलब इस प्रकार की जो बॉडीज होती हैं वो एक पार्लियामेंट में या फिर संसद में कानून लाकर बनाए जाते हैं। ठीक है ना, एक एक्ट पास किया जाता है जहां संसद के दोनों हाउसेस, लोअर हाउस और अपर हाउस, उसको एग्री करते हैं। बाद में राष्ट्रपति के साइन के बाद वो जो है कानून बन जाता है और उस कानून के अंदर ही प्रावधान होता है कि इस प्रकार की निकाय का गठन किया जाए, इस प्रकार की बॉडीज बनाए जाए। तो ये सारे जो बॉडीज हैं एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू या कानून के थ्रू बनाए जाते हैं। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, केंद्रीय सूचना आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक आयोग, और यूआईडीआई है। ठीक है ना, तो जो आधार का काम करता है पूरा, ठीक है ना, यूआईडीआई। तो इन सब का गठन जो है किसी न किसी एक्ट के थ्रू किया गया है, किसी न किसी कानून के थ्रू किया गया है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से इनका कंपैरिजन करें तो ये जो होंगे कंपैरेटिवली कम स्वतंत्र होंगे या फिर कम इनके पास शक्तियां होंगी। क्योंकि ये जो कानून है लगातार परिवर्तित किए जा सकते हैं संसद के द्वारा।
तीसरे प्रकार की बॉडीज होती हैं उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज या फिर कार्यकारी निकाय। इस प्रकार की जो बॉडीज होती हैं उनको सरकार अपने काम के लिए और अपने विजन को सपोर्ट करने के लिए अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए बनाता है। जैसे कि बीजेपी सरकार ने 2014 में क्या बनाया, नीति आयोग बनाया, ठीक है ना। तो 2014 में सरकार आई है, 2015 से 2014 के बाद से उन्होंने क्या बनाया, नीति आयोग बनाया। तो 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही प्लानिंग कमीशन था पहले कांग्रेस का, योजना आयोग था, और लॉ कमीशन भी ऐसे ही होता है। तो लॉ कमीशन भी आपको याद रखना है, जनरली ये सांविधिक निकाय नहीं है, मतलब इसको कानून से नहीं बनाया गया, ये भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडीज है जो जनरली 3 साल के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका पर्पस क्या होता है कि कानूनी सुधार, आपको ये देखना है कि कौन से कानून जो हैं अब सम्यक नहीं रह गए, बहुत पुराने हो गए या फिर दूसरे कानूनों के अगेंस्ट हैं। तो इस प्रकार के सुधार के लिए लॉ कमीशन बनाया जाता है। पहला कमीशन कब बना था, 1834 में बना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना। तो इसके प्रोविजन जो थे 1833 का जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें लॉ कमीशन के प्रावधान थे। 1834 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मैकाले, जिन्होंने बाद में आईपीसी बनाई थी जो 1860 से हमारे देश में लागू है, ठीक है ना। तो ये जो आईपीसी है ये इसी पहले लॉ कमीशन ने बनाई थी। तो याद रखना आपकी जो लॉ कमीशन है ये भी क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, सरकार समय समय पर बनाती रहती है। सामान्यतः इनका जो पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, हर 3 साल में लॉ कमीशन नया नया बनाया जाता है। चलिए, तो ये जितने भी संवैधानिक निकाय हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, ये कुछ कुछ आपके सिलेबस में है जिनको हमको एक एक करके पढ़ना है, और पढ़ना ऐसे है कि प्री और मेंस दोनों के लिए आपका सिलेबस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो एक बार पढ़ो, अच्छे फैक्ट्स और अच्छा कंटेंट के साथ अच्छे अपने नोट्स बनाओ, ताकि उसी को बार बार रिवाइज करें तो हमको नए नए बुक को रेफर ना करना पड़े, क्योंकि पूरा फिर खिचड़ी पक जाता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको एक जगह पर पूरा कंटेंट एक जगह मिल जाए। अब हम ईसी की बात शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इलेक्शन कमीशन की बात करना शुरू कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के पार्ट 15 में भाग 15 में इसके प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना। तो भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 के बीच में जो है इसके प्रावधान है, और ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, मतलब क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इसके प्रावधान किए गए हैं। तो ये भारत में संघ और राज्य, मतलब यूनियन और स्टेट दोनों के इलेक्शन करवाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इलेक्शन कमीशन है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 25 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। और 1952 में जो पहले लोकसभा चुनाव हुए थे तब से लेके आज तक ये इलेक्शन कमीशन लगातार चुनाव करवा रहा है। जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जो इस इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी होते हैं, क्योंकि देखो पहले जो होता था, पहले क्या होता था कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसमें एक मेंबर हुआ करता था, मतलब एक ही मेंबर होता था, वही पूरा काम देखता था। तो उसको हम क्या कहते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उस जो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन बना था तो उसके पहले चेयरमैन थे, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे मिस्टर सुकुमार सेन। उस समय लगभग 17 करोड़ लोगों ने वोट दिए थे, मतलब वोटिंग की जो लिस्ट बनी थी उसमें 17.3 करोड़ लोग थे। कब, जब 1952 में पहले लोकसभा या जनरल इलेक्शन हुए थे। अभी जब 2019 में 17 जनरल इलेक्शन हुए तो लगभग 90 करोड़ लोगों ने वोट किया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। मतलब किसी डेमोक्रेसी में दुनिया में सबसे ज्यादा वोटिंग पॉपुलेशन है वो भारत की है, इसमें 90 करोड़ लोगों ने 2019 के जनरल इलेक्शन में वोट किया था, ठीक है ना। वोटिंग लिस्ट में इन लोगों के नाम थे। तो ये बैकग्राउंड है जिसके बाद से आज तक इलेक्शन कमीशन लगातार बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में जब इलेक्शन कमीशन बना था 1950 में, तब से लेके तब क्या था, एक सदस्य था, इसमें एक ही मेंबर होता था, ठीक है ना। तो इट हैड ओनली वन इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग में मूलतः एक ही चुनाव आयुक्त प्रावधान था। तो यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंटेंट डाला है, कहीं पर हिंदी नहीं भी है तो वो भी मैं बोल रहा हूँ तो आपको तुरंत उसको लिख लेना है, ठीक है ना। और बाकी इंग्लिश तो पूरे में अवेलेबल है ही, ठीक है ना। अगर हिंदी वालों को कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, तो उसका मैं आंसर जरूर करूंगा। बट अगर आपको कोई और दिक्कत है तो मैं जनरली उसको ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं, तो आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको तुरंत लिखते जाएं, ठीक है ना। उसके बाद में जब 1950 में बनने के बाद में इसमें एक बड़ा मेजर अमेंडमेंट लाया गया 1989 में, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989। इस टाइम पे मिस्टर राजीव गांधी थे, ठीक है ना, उनकी गवर्नमेंट के टाइम पे लाया गया था 1989 में। और
इसमें क्या कर दिया था इन्होंने, इसको मल्टी मेंबर कमीशन कर दिया था। मतलब इसमें जो पहले एक सदस्य होता था, इसमें अब 2 सदस्य और बना दिए थे, ठीक है ना। तो एक तो जो एक सदस्य बनेगा इसको बनाते चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 और इलेक्शन कमिश्नर जो होते थे इसके सहयोग के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए होते थे, ठीक है। तो अभी जो होता है 3 कमिश्नर उसके बाद होने लगे, कब, जब ये इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 आया, ठीक है ना। उसके बाद से फिर ये मल्टी मेंबर बन गया। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, वो देखो यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। क्या हुआ था 1988 में एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, जिसको हम बोलते हैं 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो आया था 1988 में। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या किया था कि 21 साल पहले जो वोटिंग की एज थी उसको घटा के कर दिया था 18 साल, ठीक है ना। मतलब 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था उसमें एज को घटा दिया गया था, 21 से क्या कर दिया गया था 18। तो अचानक से क्या हुए थे, लगभग 70 लाख के आसपास जो है वोटरों की संख्या बढ़ गई थी। तो जो वोटर की संख्या बहुत बढ़ गई थी, इसलिए ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन एक जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा काम का, इसलिए सरकार ने फिर इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। कब कितने कर दिए फिर, तो पहले जो एक सदस्य होता था उसको करके 3 कर दिया गया, ठीक है ना। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते थे, ठीक है ना। तो प्रत्येक जो कमिश्नर होता है उसको एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब ही हैज ऑल द राइट्स इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो लेकिन इसके बाद 1989 में इसको 3 मेंबर बॉडी किया, लेकिन बाद में फिर जनवरी 90 में उसको फिर से 1 मेंबर बॉडी कर दिया गया, और बाद में फिर अक्टूबर 93 में इसको फिर से मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया गया, और उनको ये बोला गया कि अब आप जो है 3 मेंबर्ड बॉडी ही रहोगे, 3 मेंबर्ड बॉडी ही रहेंगे। उसमें एक बन जाएगा सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 बन जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर। और कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये जो है मेजोरिटी के बेसिस पर डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। मतलब कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा तो मेजोरिटी पे डिसीजन लिया जाएगा। तो ये जो जनरली क्या होने लगा कि पहले 1 मेंबर्ड बॉडी था तो कोई भी डिसीजन आराम से हो जाता था, अब 3 मेंबर्ड हो गए तो इसमें क्या है कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगे और विवाद होने लगे। चूंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और इसको ऑटोनॉमस सारे अधिकार दिए गए हैं, तो कई बार ऐसा हुआ कि इनमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहे थे, तो बाद में ये मामले सुप्रीम कोर्ट में भी गए। वो हम आगे देखे हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच में क्या कहा। अगर 3 मेंबर में आपस में कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ओपिनियन का डिफरेंस है तो उसमें वो डिसीजन कैसे लेंगे। बट नॉर्मली आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन के जो 3 मेंबर होते हैं मेजोरिटी के बेसिस पर, मतलब बहुमत के आधार पर ये डिसीजन लेते हैं और उसी डिसीजन को फिर बाद में माना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो 1 अक्टूबर 1993 है, इसके बाद से लेके आज तक जो है ये 3 मेंबर यूनिट ही बना हुआ है, जिसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 6 वर्ष है और 65 एज तक है, ठीक है ना। और स्टेट्स में भी यही फॉलो होता है, स्टेट में भी 6 साल है और 65 ईयर ही इनकी रिटायरमेंट की एज है। क्योंकि देखो अब मैं एमपी के लिए बताऊं, एमपी में अलग से मुझे कोई रूल्स या इनकी सर्विस एक्ट नहीं मिला है, तो अलग से मेंशन नहीं है, बट नॉर्मली जो सेंट्रल में है वही स्टेट में फॉलो होगा। तो आप उनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 एज ही लगाएंगे आंसर में। और ये 6 वर्ष इसलिए भी है क्योंकि आप पुराने जो इलेक्शन कमिश्नर्स देखें उनका टाइम पीरियड देख के भी मालूम चलता है कि उनको 6-6 साल के लिए अपॉइंट किया गया था। तो ये जो संरचना है आपको अच्छे से याद रखनी है कि इसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ होता है, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और 3 जो है जनरली, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी पूछा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद से वोटिंग की जो एज थी 21 साल से 18 साल कर दी गई थी। तो वो 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 61वां संविधान संशोधन था जो 1988 में किया गया था। इसके बाद वोटिंग संख्या बहुत बढ़ गई, इसलिए इसको 3 मेंबर बना दिया गया। लेकिन जनवरी 1990 में फिर इसको 1 मेंबर किया, और 1993 में, अक्टूबर 1993 में अगेन इसको 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया है, जो आज तक ही 3 मेंबर ही बना हुआ है। और ये तीनों सदस्य जो हैं बहुमत के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सारे डिसीजन आज भी लेते हैं, ठीक है ना। तो फैक्चुअल चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये सिलेबस प्री में है, इसलिए प्री में कोई भी क्वेश्चन फैक्चुअली पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि कब से कब ये 3 मेंबर्ड बॉडी बना हुआ है, या कब संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, इनका कार्यकाल कितना होता है, कितनी एज तक होता है, इनके जो सारे राइट्स हैं किसके समान होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट है जज के समान होते हैं। जब मैं सारे अधिकार कहता हूं तो मेरा मतलब इनके रिमूवल से है,
अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो वो सारी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए फॉलो करनी पड़ती है। इसीलिए मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, इसलिए इनको हटाना जो है बहुत मुश्किल किया गया है। आगे तो वो लैंडमार्क केसेस क्या थे जिन्होंने इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें एक सीईसी है और दो जो हैं इसके अंतर्गत इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। एक ये इलेक्शन कमिश्नर, एक इलेक्शन कमिश्नर, एक है जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये हो गया 3 मेंबर, 3 सदस्य निकाय हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट में कई बार क्या हो रहा था कि इनको लेके विवाद चल रहे थे कि डिसीजन कैसे लें। तो पहला केस जो हुआ था, जो 1991 में हुआ था, इसको कहते हैं एसएस धनुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो सीईसी इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स बट हायर पोजीशन पे है। मतलब इन तीनों लोगों में ये फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, मतलब जो जितने भी इक्वल्स हैं तीनों, इनमें फर्स्ट है ये। मतलब इसकी पोजीशन सर्टेनली थोड़ी सी हायर दी गई थी, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में। लेकिन 1995 में थोड़ा सा और अलग डिसीजन दिया उन्होंने। जो केस हुआ था टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, इसमें पहला कहा गया कि सभी इक्वल है, मतलब सीईसी को और अलग से दर्जा नहीं दिया गया है। बस कुछ स्पेशल उसको पावर्स नहीं है, बट स्पेशल उसको अटेंशन दिया गया है। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो ये सीईसी को थोड़ा सा ज्यादा पावर देते हैं, बट पोजीशन वाइज तीनों इलेक्शन कमीशन एक ही पोजीशन में होते हैं, ठीक है ना। तो वो एक्स्ट्रा पावर क्या है, वो एक्स्ट्रा जो प्रोविजंस हैं वो क्या है। पहला प्रोविजन जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सीएसी कैन रिकमेंड रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। मतलब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगता है कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये सही काम नहीं कर रहा है, और सही काम करने का मतलब ऐसा नहीं कि इसको मन से ऐसा ही लग रहा है, ऐसी इच्छा हुई, इसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की जो ऑटोनॉमी है, जो स्वतंत्रता है, इसकी स्वतंत्रता में एग्जीक्यूटिव का बहुत इंटरफेरेंस हो रहा है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका का बहुत इंटरफेरेंस हो रहा है, और कार्यपालिका मतलब प्राइम मिनिस्टर या फिर जो गवर्नमेंट होगी उसका बहुत इंटरफेरेंस हो रहा है एग्जीक्यूटिव का। किसके द्वारा? इस इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वो इलेक्शन कमीशन को इंटरफेयर कर रहा है। तो सीईसी क्या कर सकता है, इस इलेक्शन कमीशन का जो है जो कमिश्नर का है रिमूवल रिकमेंड कर सकता है कि इसको हटा दिया जाए। ये इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग की स्वतंत्रता में बाधा पैदा कर रहा है। तो ये एक डिस्टिंक्ट पावर दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो किसी भी इलेक्शन कमिश्नर की रिमूवल को रिकमेंड कर सकता है, और इस रिमूवल के लिए बाद में पार्लियामेंट्री प्रोसेस की जरूरत नहीं है। इसको सीधा जो है आपका राष्ट्रपति जो है इसको हटा सकता है। बट हालांकि ये पावर इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है इंडिपेंडेंट नहीं है अपने सारे डिसीजंस में। वो अल्टीमेटली इट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये रिकमेंडेशन पे ही काम करता है, बट फिर भी इसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस जो है इस मामले में दिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल को रिकमेंड कर सकता है, बट वो सुओ मोटो ऐसा नहीं कर सकता, अपने मन से इच्छा हुई ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है ना। बाकी के सारे डिसीजन जो होते हैं मेजोरिटी से ही होते हैं। तो आप याद रखना, कोई भी चुनाव आयोग का डिसीजन आता है तो इन तीनों लोगों ने जो उसमें काम कर रहे हैं बहुमत के आधार पर वो डिसीजन लिया होगा, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। 2 केसेस हैं जिसमें ये बात डिफाइन की गई है कि इनके बीच में यदि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको मेजोरिटी के बेस पे जो है अप्रूव किया जाएगा। सीएसी जो है पोजीशन हायर नहीं है, लेकिन डिस्टिंक्टली उसको कुछ एक्स्ट्रा जो है हाइलाइट्स दिए हुए हैं जिनका उपयोग कर सकता है। और वो एक्स्ट्रा हाइलाइट क्या है कि वो किसी भी एक अन्य इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल को रिकमेंड कर सकता है। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई सी भी बॉडी है, कोई सा भी संवैधानिक निकाय है, या फिर कोई सा भी सांविधिक निकाय है, मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, और उसमें सरकार का इंटरफेरेंस कितना है। तो देखो, अब सबसे पहले उसमें ये देखना कि उसमें मेंबर का रिमूवल, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट, उनका सदस्यों का टेन्योर, उनकी सैलरी अलाउंसेस, और पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है? अगर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है तो प्रेसिडेंट किसके आधार पर डिसाइड करता है? उसको जो एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब ये है, और ये दोनों क्या कौन रिप्रेजेंट करते हैं? ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अगर प्रेसिडेंट के द्वारा होती हैं तो मतलब ये है कि उस संस्थान की जो इंडिपेंडेंस है या स्वतंत्रता है वो क्या है, बहुत कम है। अगर यही सारी चीजें जो है पार्लियामेंट डिसाइड करता है तो पार्लियामेंट तो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसमें दोनों हाउसेस हैं और दोनों हाउसेस में हर पार्टी के मेंबर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर पार्लियामेंट डिसाइड करता है तो ये कहा जाता है कि उस संस्थान की जो स्वतंत्रता है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा हर
आयोग पर, हर कमीशन पर, हर रिपोर्ट्स पर ये अप्लाई करना है कि उसमें ये सारे काम कौन करता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर रिमूवल और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है तो अल्टीमेटली मतलब सरकार के हाथ में ही है वो इंस्टीट्यूशन। तो वो इंस्टीट्यूशन कोई सी भी रिपोर्ट या जो बात कहेगा उसमें सत्यता कितनी होगी, ट्रुथ कितना होगा, इस चीज को लेके जो है हमेशा क्वेश्चन बना रहेगा। क्योंकि प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अल्टीमेटली सरकार ही उसको चला रही है, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जितनी संवैधानिक निकाय हैं, उनमें रिमूवल, अपॉइंटमेंट वगैरह है, जो अलाउंसेस, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के हाथ में दी गई हैं, कुछ चीजें सरकार के हाथ में दी गई हैं। जहां भी अगर प्रेसिडेंट के हाथ में है वो सब चीजें, तो वहां उसकी इंटरफेरेंस जो है सरकार की बहुत बढ़ जाएगी और उसकी इंडिपेंडेंस कम हो जाएगी। अगर ये सारी चीजें पार्लियामेंट कर रहा है तो वो कहा जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट है जो है बहुत इंडिपेंडेंट है और बहुत मजबूत है। क्योंकि किसी भी देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेता इतनी मेजोरिटी के साथ चुन के आते हैं कि पूरे देश का झुकाव जो है उस पार्टी की तरफ होता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में ऐसे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के विजन को सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा है उसके हिसाब से काम करते हैं। पिछली साल आपने देखा हो 2018 में जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े थे, जो डेटा था, उसको लेकर देश भर में बहुत विरोध हुआ कि सरकार ने सीएसओ के साथ, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान है, उसमें उसके डेटा में बहुत छेड़छाड़ कर दिया है। सरकार इतना इंटरफेयर कर रही है कि वो डेटा जो सीएसओ दे रहा है उसको हम विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। यही आरबीआई के साथ भी हुआ कि आरबीआई बहुत सारी रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली जारी करती है। तो अब गवर्नेंस पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो बहुत सारे जो है, जैसे रघुराम राजन थे, उनको सरकार छोड़नी पड़ी। फिर बाद में वो उर्जित पटेल आए, उनको बाद में छोड़ना पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग रजिस्ट कर रहे थे, सरकार के खिलाफ से नहीं चल रहे थे, तो उनको इतना दबाव बना कि उन्होंने मजबूरी में छोड़ दिया। अब ऐसे गवर्नर आ गए जो सरकार के हिसाब से काम करते हैं, तो वो अच्छे से बने हुए और शांति से काम चल रहा है। तो ये हर इंस्टीट्यूट की सत्यता का एक पैमाना होता है कि वो इंस्टीट्यूट कितना इंडिपेंडेंट है और कितना सरकार के हिसाब से चल रहा है। तो ये सारे पैमाने जो पॉइंट है वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में देखो, पहले प्रेजेंट में क्या है वो सिचुएशन में बता देता हूं। पहला, आर्टिकल 324 सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट सीएसी एंड इलेक्शन कमिश्नर। और जब मैं प्रेसिडेंट कहता हूं तो मेरा मतलब आप समझ जाए होंगे, मतलब बैकग्राउंड में कौन है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब ये प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्री परिषद है वो मिलकर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि इनको अपॉइंट कर दो, तो राष्ट्रपति कर देंगे। ये जो आर्टिकल है 324 सबसेक्शन 2 है। और 324 सबसेक्शन 5 में कहा गया कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, वो भी कौन डिसाइड करेगा, यही डिसाइड करेंगे। तो टर्म एंड कंडीशन और अपॉइंटमेंट का अधिकार किसके हाथों में दिया गया है, राष्ट्रपति के हाथों में दिया गया है, प्रेसिडेंट के पास है। मतलब प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब और इसके स्पेसिफिक रूल भी है जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 991, जिसमें कहा है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द सीसी एंड ईसी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो बाद में ये सब चीजें और अच्छे से डिफाइन कर दी गई। देयरफॉर इट इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट सीसी एंड ईसी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कर रहा है बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। ये सब पैमाने आप उसमें पिछली वाली साइड में जो बात की उस पर अप्लाई कर दो। मतलब अपॉइंटमेंट को लेके पूरा का पूरा हाथ किसका है, अब सरकार का है। इसी आधार पर भी बहुत ही क्रिटिसिज्म इलेक्शन कमीशन का होता रहता है, क्योंकि इसके सारे जो अपॉइंटमेंट हैं वो सरकार के द्वारा हो रहे हैं। इसलिए इसकी इंडिपेंडेंस पे और कहीं ना कहीं ये लोग हैं जो उसके इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके डिसीजन को क्वेश्चन किए जाते हैं। वो कैसे किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको प्रेजेंट की सिचुएशन याद रखनी है और ये आर्टिकल याद रखने हैं कि 324 सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और 5 में टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं, ठीक है ना। और बिजनेस रूल्स जो है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1991 में ये सब कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी प्रेसिडेंट की, वो एक्सरसाइज करेगा और नियुक्त करेगा, ठीक है ना। तो और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी, ठीक है ना। अब इस समस्या के लिए जो ये प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट की, इसके लिए 2 कमेटी बनाई गई जिन्होंने चुनाव सुधार से संबंधित जो सिफारिशें दी। और इन समितियों के नाम आपको याद रखना है। पहला है दिनेश गोस्वामी समिति जो बनी थी 1990 में, एक है तारकुंडे समिति जो बनी थी 1975 में। ये दोनों कमिटीज जो है इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित हैं। एक सेकंड एआरसी की रिपोर्ट भी आई थी, उसने भी ये कहा था कि एक ऐसी कमेटी बनाओ और उस कमेटी को बोलो कि वो
कमिटी रिकमेंड करे किस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए, और उस कमिटी में क्या होना चाहिए, देखो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है ना, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा होना चाहिए, फिर कौन होना चाहिए, अपोजिशन लीडर होना चाहिए लोकसभा का, उसके बाद क्या होना चाहिए, लॉ मिनिस्टर होना चाहिए, और डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होना चाहिए, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होना चाहिए। ऐसे 5 लोगों को मिला के एक कमेटी बनाओ और वो कमेटी रिकमेंड करे कि किस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो ये कमेटी जो होगी ये सही डिसीजन लेगी, क्यों, क्योंकि इसमें देखो अपोजिशन लीडर भी इसमें शामिल है, मतलब जो दूसरी पार्टी का होगा, विपक्ष का होगा, ठीक है ना, इसमें लोकसभा स्पीकर भी है, इसमें लॉ मिनिस्टर भी है, और इसमें डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी है। तो बहुत सारे लोग मिलकर ये डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए सही होगा। अभी क्या हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर ये डिसीजन ले लेते हैं, तो इसमें जो है विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए पूरे पार्लियामेंट का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी में होना चाहिए। ये बात सेकंड ERC की रिपोर्ट में भी आई थी, यही बात एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी आई थी, जिसको हम विधि आयोग कहते हैं। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी कहा था कि एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाओ, और इस 3 सदस्य की कमेटी में एक होना चाहिए आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, एक होना चाहिए लोकसभा का स्पीकर, और एक होना चाहिए CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 लोग को मिला के बोलो कि वो ये नाम रिकमेंड करें कि किस व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। तो इस प्रकार के रिकमेंडेशन लगातार आते रहे हैं, और इस बेसिस पे भी इलेक्शन कमीशन का बहुत क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि इसकी सारे अपॉइंटमेंट जो है सरकार कर रही है, और सरकार की कहीं ना कहीं बातों को ये आसानी से मान जाते हैं। जो सरकार एग्जीक्यूटिव होती है, पावर में होती है, उसी के हिसाब से काम करते हैं। हालांकि ऐसा बहुत सामने से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही अगेंस्ट जाके कोई काम किया हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक नाम जरूर पता होना चाहिए, और वो उनका नाम है मतलब TN शेषन। TN शेषन आज तक भारत के इतिहास के सबसे मजबूत और सबसे तेज तर्राट इलेक्शन कमिश्नर हुए। इन्होंने सरकार को बहुत परेशान कर दिया था, और उन्होंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन के पास कितनी पावर होती है। इनके बारे में आप जरूर सर्च करना, गूगल पे पढ़ना इनके बारे में कि इन्होंने ऐसे क्या क्या काम किए। तो उनका नाम था TN शेषन। वो जब हमने अभी 2 केस डिस्कस किए थे, उसमें दूसरा केस में TN शेषन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, ठीक है ना। तो उनके कार्यकाल में ही ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था, क्योंकि पूरे देश में इन्होंने पूरी सरकार को परेशान कर दिया था, क्योंकि इतने तेज तर्राट और शक्तिशाली थे। आज के इलेक्शन कमिश्नर ऐसे ओपनली कभी कोई चीज सरकार के विरोध में नहीं करते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ रिमूवल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक इलेक्शन कमीशन की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, तो उनका रिमूवल भी उसी के हिसाब से हो गया, ठीक है ना। तो आर्टिकल 324 में ये बताया गया है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जो सारे सेफ गार्ड करेगा, ठीक है ना, और इम्पार्शली काम करेगा अपने काम में, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में ये बात कही गई है। तो इसको हटाने के काम बहुत मुश्किल हैं, जैसे जिस तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CAG को हटाया जाता है, उसी तरीके से उसी ग्राउंड पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है, और वो ग्राउंड हो सकता है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब दुर्व्यवहार, पद का दुरुपयोग या अक्षमता के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। और इन सबको हटाने के लिए पार्लियामेंट की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और विशेष बहुमत में मतलब ये होता है कि स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 मेंबर होने चाहिए प्रेजेंट इन वोटिंग, मतलब जितने उपस्थित हैं और वोट दे रहे हैं उन कुल मेंबर का 2/3 होना चाहिए, और ये 2/3 की जो संख्या होगी वो 50% हाउस की कुल संख्या से ज्यादा होनी चाहिए। ये कहलाता है बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है। इस विशेष बहुमत के ऐसे जो प्रावधान आप पास करेंगे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, उसके बाद ही किसी इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। और इलेक्शन कमिश्नर का मतलब यहाँ पर मेरा मुख्य इलेक्शन कमिश्नर से ही है, ठीक है ना। और बाकी 2 अन्य कमिश्नर के बारे में बात तो मैंने बताई दी कि उनको तो रिकमेंडेशन ऑफ CEC के द्वारा भी हटाया जा सकता है, सीधे राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन वो CEC के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं तभी ऐसा होता है। ऐसे रैंडमली सुओ मोटो वो नहीं कर सकता है। उसका ग्राउंड केवल यही हो सकता है कि अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर किसी सरकार के दबाव में आकर वो डिसीजन ले रहा है, क्योंकि डिसीजन किस बेसिस पे होने हैं, मेजोरिटी के बेसिस पे होने हैं 3 लोगों में, और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं जो सरकार के कहीं ना कहीं दबाव में आकर डिसीजन ले रहे हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुमत इसके पास होगी ही नहीं, मेजोरिटी नहीं होगी। तो इसके लिए CEC जो है राष्ट्रपति को ये रिकमेंड कर सकता है कि इन कमिश्नर को हटा दो। तो ये जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसको हटाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड है, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट के हाथ में पावर है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी पावर जो क्या है, बहुत स्ट्रांग है। तीसरा, अब बहुत सारे आर्टिकल की मैंने आपको बताई कि 324 से 329 के बीच में आर्टिकल हैं। इन आर्टिकल को आप एक बार ध्यान दे लेना इनके बारे में क्या कहा गया है। 324 ये खुल के बात कहता है, इसके अंदर में 6 सब सेक्शंस भी हैं, सारे सब सेक्शन आपको नहीं पढ़ने हैं, एक बार बस देख लेना है ऊपर से, ठीक है ना। तो पहला प्रोविजन ये करता है कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी बेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। किसी भी प्रकार के चुनाव की सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल जो है इनके हाथों में रहेगी, सारे दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। आर्टिकल 325 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो वोट देने के लायक है उसको धर्म, जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई विभाजन नहीं करता। मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब राइट टू वोट जो है वो आर्टिकल 325 में मेंशन है। तो यहाँ से ये भी कंक्लूजन आता है कि वोट देने का अधिकार हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है ना, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। अगर आप कुछ फिक्स कंडीशन फॉलो करते हैं तभी आपको वोट दिया जाएगा, और लेकिन जो विभेद किया जाएगा वो धर्म के आधार पर नहीं होगा, रेस, कास्ट और लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा। तो जो हमारा वोट देने का अधिकार है वो आर्टिकल 325 से डेरिवेटिव है। 326 में ये कहा गया है कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल जो सफरेज है, एडल्ट सफरेज है फ्रेंचाइज, उसके आधार पर बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति वोट दे सकता है। मतलब यहाँ पर 18 साल की बात की गई है। 327 में यह कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है कोई भी इलेक्शन से संबंधित लेजिस्लेचर में चेंज कर सकती है। 328 में कहा गया वही सेम चीज स्टेट्स भी से होती है, इलेक्शन जो होंगे राज्य में उससे संबंधित कोई भी कानूनी प्रावधान में परिवर्तन कर सकती है। अब इलेक्शन किसी कानून में परिवर्तन करेगा, इट विल मेक एनी चेंज इन द प्रोविजन, तो वो किस इलेक्शन के लिए करेगा, वो करेगा लोकल गवर्नेंस के इलेक्शन के लिए, क्योंकि जो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है केंद्र में वो ही सारे इलेक्शन कराता है। वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से इलेक्शन कराता है, ठीक है ना। और आर्टिकल 329 में ये कहा गया बहुत साफ साफ कि चुनाव से संबंधित कोई भी मैटर होगा, इट बार टू इंटरफेयर बाय कोर्ट इन एनी इलेक्टोरल मैटर। तो चुनाव संबंधित कोई भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट या कोई सा भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बात बहुत बहुत साफ तरीके से कही गई है। चुनाव मामले में अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार किया गया, इन पर रोक लगाई गई है। मतलब इलेक्शन कमीशन को डिस्टिंक्ट पावर दी गई है कि चुनाव संबंधी सभी मामलों का निपटारा वही करेंगे, एक्सेप्ट कि कुछ केसेस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब इसका ग्राउंड क्या होता है कि देखो, केंद्र में सबसे ऊपर होता है ईसी जो होता है एक, ठीक है ना, इसके साथ में असिस्ट करने के लिए होते हैं, ये हो गया सीईसी एक हो गया, दो हो गया इलेक्शन कमिश्नर। चुनाव के टाइम पर हर राज्य में एक सीईओ बनाया जाता है जिसको कहते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन 2018 में जब हुए थे तो सीईओ बनाया गया था मिस्टर कांताराम को, इनका नाम आपने सुना होगा, मिस्टर कांताराम बनाया गया था, अभी चेंज हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये हर राज्य में और सारी यूटीज में होंगे, तो कुल संख्या इनकी सीईओ की हो जाती है 36 सीईओ हर राज्य ड्यूटीज में अपॉइंट किए जाते हैं। इनके अंदर में देखो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, ऐसे कुछ 719 अपॉइंट किए गए थे। उनके अंदर में देखो कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, कुछ असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, इनको रिटर्निंग ऑफिसर भी कहा जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर। ये रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जिनकी संख्या आपको यहाँ पे देखो मैंने मेंशन की हुई है। और अंत में होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, BLO, जिनके अंडर में एक बूथ होता है जहां पर कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है। ऐसे लगभग 9.96 बूथ पूरे देश में 2019 के चुनाव में बनाए गए थे। तो ये हायरार्की फॉलो होती है। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जब चुनाव की डेट अनाउंस होती है उसके बाद देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सारा प्रशासनिक ढांचा जो है, सीधे के सीधे इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करता है। फिर वो ना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है ना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो ईसी के हाथ में चला जाता है, ठीक है ना। तो 2019 में सरकार ने स्वीप नाम से एक एजुकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जिसको कहते थे सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसका मोटो था ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो ये आप नाम मेंशन कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के एजुकेशनल प्रोग्राम भी इलेक्शन कमीशन ही चलाता है।
जब भी चुनाव की डेट आ जाती है तो आपने देखा होगा बहुत सारे एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं जो सारी डोमेन से होते हैं। बॉलीवुड के लोग भी होते हैं, अगर कोई स्टेट को बिलोंग करता है, कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार, तो उनको उस स्टेट का एम्बेसडर बनाया जाता है ताकि वो अवेयरनेस के प्रोग्राम उस स्टेट में या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में रन करें जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं पार्टिसिपेट करें जनरल इलेक्शन में, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी। तो स्वीप प्रोग्राम आपको याद रखना है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम था वोटर्स के लिए। चलिए, तो अब हम फंक्शन डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन फंक्शन जो है वो आपको ऑलरेडी मालूम है। मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो जनरली हमको नहीं पता होती है और उसका स्टैटिक पोर्शन क्या क्या होता है। तो देखो, फंक्शन मुख्य रूप से जो इलेक्शन कमीशन के होते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब प्रशासनिक कार्य होंगे, प्रशासनिक कार्य होते हैं। दूसरे होते हैं एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शन मतलब सलाहकारी कार्य होंगे। और तीसरे होंगे क्वासी जुडिशियल, ठीक है, मतलब अर्ध न्यायिक कार्य होंगे। तो 3 कैटेगरी में हम इनके फंक्शन पढ़ेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवाइजरी कार्य, ठीक है। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स कंसर्निंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन द मैटर कंसर्निंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए। तो केंद्र में जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि किस एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है। और सेम इसी तरीके से राज्य में जो इलेक्शन कमीशन होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, वो गवर्नर को रिकमेंड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए के लिए, ठीक है ना। अब देखो, डिस्क्वालिफिकेशन किस किस आधार पर हो सकता है वो मैंने सारे अधिकार लिख दिए गए हैं, ठीक है ना। अब देखो, मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं जहां पर ये डिस्क्वालिफिकेशन होता है। पहला, अगर इलेक्शन में ही कोई बहुत बड़ी धांधली हुई हो, समझ रहे हो, जैसे कि कोई सरकार में है और उसने अपनी सरकार में रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है और किसी राज्य विशेष में उसने अपनी पूरी मशीनरी का उपयोग किया है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग किया है अपने को चुनाव जिताने में, तो उसके चुनाव के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दाखिल की जाती है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने अभी आर्टिकल 329 पढ़ा था, वहां पर ये लिखा था कि इलेक्शन के केस में कोई सा भी मैटर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन ही करेगा। लेकिन ये वो 3 ग्राउंड है जहां पर अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। तो अगर इस बेसिस पे जो मैंने आपको बताया, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है कहीं पर, अगर उस बेसिस पे इलेक्शन पिटीशन लगता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सुनवाई करता है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी एडवाइस किसकी ली जाती है? इस मामले में एडवाइस ली जाती है इलेक्शन कमीशन की। तो यहां पर उसका एडवाइजरी रोल है जब इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया जाता है। अब याद रखना, इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था उनको, और कुछ साल के लिए उनको बैन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। 1970s के आसपास की बात है, अब एग्जैक्टली देख लेना। तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो इलेक्शन पिटीशन दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में वहां पर, ठीक है ना। दूसरा है आर्टिकल 109 और 191, जो हमारा पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, आरपीए 1951, जिसको हिंदी में कहते हैं जन प्रतिनिधित्व कानून 1951। इसमें कुछ ग्राउंड बताए गए हैं, कुछ आधार पर बताए गए हैं, जो प्रत्येक जो चुनाव में खड़ा होता है उसको वो ग्राउंड सारे फुलफिल करने होते हैं। जैसे वर्तमान में है कि आपको अपनी आय पूरी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, अगर आपने कुछ अपनी जाति प्रमाण पत्र वगैरह गलत कर दिए, अगर उनसे संबंधित कोई भी ग्राउंड आप फॉलो नहीं करते हैं, जो एक एमपी के लिए आर्टिकल 109 में है और एमएलए के लिए 191 में है, मतलब किसी सांसद के लिए 109 में है और विधायक के लिए 191 आर्टिकल में है, किसमें? अधिनियम आरपीए 1951 में। उन दोनों आर्टिकल में जो भी ग्राउंड है उनमें से कोई सा भी एक फुलफिल नहीं किया जाता है, तो वहां पर भी जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है, अगर वो आप कोई सा भी एक ग्राउंड फुलफिल नहीं करते हो। लेकिन यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन जो फाइनल ऑर्डर है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा, अगर एमपी के बारे में है। और स्टेट में यदि एमएलए के बारे में है तो वो गवर्नर के द्वारा फाइनली दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होने से पहले वो एडवाइस किसका लेगा? इलेक्शन कमीशन की लेगा। और यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन किससे हो रहा था? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हो रहा था, वहां पर भी लेकिन एडवाइस किससे ले रहा था? इलेक्शन कमीशन से ले रहा था। तीसरा जो डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन है वो है शेड्यूल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको अच्छे से पता है शेड्यूल क्या होता है। ये दल बदल कानून से संबंधित होता है, मतलब अगर आप पार्टी चेंज कर लेते हो, अगर कोई पार्टी चेंज कर देता है इलेक्शन जीतने के बाद, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जैसे कि एमपी में आपको पता है अभी लगभग 27 सीट्स खाली हैं, उसमें बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो सिंधिया जी के बीजेपी जुड़ने के बाद उन्होंने
इस्तीफा दे दिया तो उनके फिर से चुनाव होने हैं। तो उस शेड्यूल 10 के अंतर्गत जो है उन्होंने बोला कि बीजेपी ज्वाइन करी तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। हालांकि उससे पहले ही उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिए, अब वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे और वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में भी यही हुआ कि वो लोग प्रेजेंट नहीं हो रहे थे, तो उनको शेड्यूल 10 के अगर दूसरी पार्टी पे ज्वाइन करते हैं तो उनको दल बदल कानून जो है शेड्यूल 10 जो है पार्टी चेंज करने के बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है? स्पीकर के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। तो तीनों चीजों में अलग अलग व्यक्ति के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, यहाँ पर प्रेसिडेंट गवर्नर कर रहा है, यहाँ पर लोकसभा या स्टेट असेंबली के स्पीकर कर रहा है। बट तीनों के केस में एडवाइस किसकी ली जाती है? इलेक्शन कमीशन की ली जाती है। तो यहाँ इनका एडवाइजरी रोल है। चौथा, एक एडवाइजरी और होता है जहां पर वो प्रेसिडेंट रूल के समय पर प्रेसिडेंट से एडवाइस लेते हैं कि इलेक्शन कब करवाने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर किसी राज्य में, स्टेट में ऐसा हुआ है कि वह प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो इलेक्शन से संबंधित कोई भी चीज करने के लिए वो एडवाइस लेते हैं प्रेसिडेंट के साथ में। तो ये एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। मैंने इनको आसान करने की कोशिश की, ये आप अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत डिस्टिंक्ट चीजें हैं और फैक्चुअली आपको बहुत स्मार्ट आंसर बनाने में हेल्प करेंगी। अगला है क्वासी जुडिशियल का काम होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल 329 के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट को बार करता है किसी भी मैटर में इंटरफेयर करने के लिए। तो वो सारे मैटर जो डिस्प्यूट्स होंगे, किसी भी रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होंगे, एलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल संबंधित जितने भी डिस्प्यूट होंगे वो इलेक्शन कमीशन ही सुधारेगा। जैसे कि आपको पता है 2018 में एसपी जो समाजवादी पार्टी है, इसमें सिंबल को लेकर बहुत इशू चल रहे थे, ठीक है ना। उनका सिंबल होता है साइकिल, ठीक है ना। तो एक पुरानी पार्टी है समाजवादी पार्टी जिसमें अखिलेश कुमार है, और एक पुरानी पार्टी जिसमें उनके भाई थे, ठीक है ना। तो उनको लेके विवाद चल रहा था। अल्टीमेटली जो है पार्टी, वो सिंबल समाजवादी पार्टी अखिलेश कुमार की पार्टी को दे दिया गया। तो ये जो सटल डिस्प्यूट था इलेक्शन कमीशन ने ही इसको सुलझाया। और कोई भी इलेक्टोरल अरेंजमेंट से संबंधित डिस्प्यूट होते हैं तो वो भी जो है इलेक्शन कमीशन ही लेता है। अभी मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं कुछ, जैसे कि आंध्र प्रदेश में अभी 2020 में ही ये प्रॉब्लम हुआ कि आंध्र प्रदेश में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने लोकल गवर्नेंस के चुनाव कराने के लिए लोकल गवर्नेंस के चुनाव कैंसिल कर दिए, साइटिंग द रीजन कि कोविड-19 है, ठीक है ना। तो कोविड-19 के कारण बिना उनको जो कोई सरकार से सलाह ली है, उन्होंने जो लोकल गवर्नेंस स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव थे वो कैंसिल कर दिए। तो आप सरकार बहुत गुस्सा होगी, उन्होंने बोला कि मेरे हमसे डिस्कस किए बिना इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे। तो ये सब चीजें जो है लोकल अरेंजमेंट, इलेक्टोरल अरेंजमेंट संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो इलेक्शन कमीशन ही सुलझाता है। उसको आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य पर। तो वैसे ही मैं आपको 324 में बता सकता हूं कि इलेक्शन से संबंधित जितने भी कंट्रोल और डायरेक्ट करने से संबंधित प्रावधान इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। अब यहां पर एक चीज आप अच्छे से याद रखना कि पार्लियामेंट के चुनाव जो होंगे, पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, हर राज्य की विधानसभा, हर राज्य की विधानसभा, और जहां पर विधान परिषद भी होगा कुछ राज्यों में, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट होगा, तो वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, अगर किसी राज्य में लेजिस्लेचर काउंसिल भी है तो उसके चुनाव भी। और तीसरा, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये सारे चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन कराएगा। इसके बाद कौन से चुनाव बचे? अब आप पूछोगे तो इसके बाद चुनाव बचे केवल और केवल किसके? स्थानीय सरकारों के, स्थानीय सरकारों के। तो स्थानीय सरकारों में दो चीजें आती हैं, एक तो आती है पंचायतों के चुनाव और दूसरे आते हैं म्युनिसिपालिटी, मतलब नगर पंचायतों के चुनाव, म्युनिसिपालिटी। तो ये म्युनिसिपालिटी और पंचायतों के चुनाव ये कौन कराएगा? ये कराएगा राज्य इलेक्शन कमीशन। अब याद रखना, इसीलिए कई बार ये बोला जाता है कि राज्य इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी पावर नहीं है। तो कुल मिला के सारे चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन ही करवा रहा है। केवल और केवल स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से चुनाव करवा रहा है? लोकल गवर्नेंस के चुनाव करवा रहा है। और ये भी कब से हो रहे हैं? जब से 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया है, उसके बाद से ये चुनाव हो रहा है। तो हर राज्य में देखोगे आप, इन लगभग 1992 से लेके 94 के बीच में ही चुनाव जहां जहां राज्यों में हुए हैं, उन सब में इस ईयर के बाद से ही इन्होंने काम करवाना शुरू किया है। तो हर राज्य में लगभग 5 बार चुनाव ये लगभग हो चुके हैं हर राज्यों में। अब 2019 में जैसे सब जगह चुनाव होने थे तो अभी कोविड के कारण नहीं हो पाए, वो डिले हो गए, इसलिए 1 साल के लिए उनका कार्यकाल जो है, उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है।
तो इलेक्शन से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सारे चुनाव जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, स्टेट असेंबलीज में यदि दोनों हाउस है तो, यदि एक हाउस है तो, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे चुनाव इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। और जिन जिन राज्यों में पंचायती राज है, और पंचायती राज में लोकल बॉडीज, अर्बन और रूरल दोनों लोकल बॉडीज हैं, पंचायतें हैं और नगर पंचायतें, म्यूनिसिपालिटीज हैं, उनके चुनाव बस जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करता है? यही करता है। दूसरा काम क्या करता है? इलेक्शन का शेड्यूल आपको पता है, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है। उसके अलावा जितने भी इलेक्टोरल रोल बनते हैं, आपका मतदाता पहचान पत्र बनता है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड उसको कहा जाता है, एपिक कहा जाता है उसको, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनता है। तो आपका नाम मतदाता सूची में होता है। तो वो सब जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन तैयार करता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है कि रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी करते हैं और उनको सिंबल अलोकेट करते हैं। और सिंबल से संबंध अगर कोई विवाद डिस्प्यूट होता है तो उस विवाद को भी सुलझाने का काम भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ही करता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, समाजवादी पार्टी में सिंबल के लिए कन्फ्लिक्ट था उत्तर प्रदेश में, तो वो सब काम भी करता है। अब रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बहुत तरीके से होती है। जैसे आप पहले वहां जाके रजिस्टर करवाते हो पार्टी के रूप में, ठीक है ना, कोई भी पार्टी अपना रजिस्टर करवाती है, पंजीकृत हो जाती है। उसके बाद कुछ उनके क्राइटेरिया होते हैं कि कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होती है, ठीक है ना। तो हर इलेक्शन में, चुनाव में कितने % वोट मिलने हैं, कितने कैंडिडेट जीते हैं, उसके आधार पर ये जो है स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज बनाई जाती हैं। तो आप ये सर्च कर लेना गूगल पे कि अभी भारत में कुल कितनी नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है ना। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नेशनल पार्टीज कैसे बनती हैं, ठीक है ना। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आचार संहिता लागू की जाती है। और आचार संहिता के बहुत सारे प्रावधान होते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पर आप आचार संहिता के बारे में पढ़ सकते हो कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, जिसमें लिखा होता है कि क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है। जैसे जुलूस निकालना है तो आपको अपने लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, प्रशासनिक अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप किसी व्यक्ति को मानहानि नहीं कर सकते हैं, आप धर्म जाति का उपयोग नहीं करेंगे, धार्मिक मुद्दों का उपयोग नहीं करेंगे, किसी टॉलरेंट से संबंधित कोई सेंसिटिव इशू का बात नहीं करेंगे, किसी को आप बदनाम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। पोस्टर नहीं लगा सकते। चुनाव खत्म होने के 48 घंटे पहले तक सारे जो प्रचार हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद रखना, ये सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं। इसके अलावा देखो, हर कैंडिडेट के लिए कैंपेन एक्सपेंडिचर इलेक्शन कमीशन फिक्स करके रखा है। नहीं तो क्या होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास बहुत पैसा है, किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनको कोई उम्मीदवार को चाहती है कि पार्टी इसको जीतना ही चाहिए, तो वो करेंगे बहुत पैसा खर्च कर देंगे, बहुत पैसा खर्च करें। तो इसने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने एक एक्सपेंडिचर जो है, कुल व्यय फिक्स कर दिया गया। वर्तमान में सीमा बड़े राज्यों में लगभग जितने बड़े राज्य हैं, लगभग सांसद के चुनाव के लिए 70 लाख है और विधायक के चुनाव के लिए 28 लाख है। हालांकि ऑफिशियल फिगर है, वास्तविक कितना पैसा खर्च होता है वो तो करोड़ों में पहुंच जाता है। अगर आपको चुनाव से संबंधित भारत को डिटेल में पढ़ना है तो एक एनजीओ ही कह लो आप, एनजीओ जिसका नाम है ADR, इसको बोलते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये बहुत ही अच्छी एनजीओ जो देश में काम करती है। IIM अहमदाबाद के बहुत सारे प्रोफेसर्स ने मिलकर ये बनाई है। ये चुनाव से संबंधित डेटा एनालिसिस करके भारत में जारी करती है। यही बताती है कि कितने % लोगों को सीट दिया गया जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, कितने लोग के ऊपर कोई ना कोई कानूनी मुकदमा चल रहा है, कितने % लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कितने % लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जिनकी आय बहुत ज़्यादा है। ये लगातार जो है ADR ने ये पिटीशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। और आपको पता हो कि ये जो आय डिक्लेयर करने का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये भी ADR के ही लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम और डिमांड के बाद ये काम हुआ है। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो भारत में काम कर रहा है, उन्होंने चुनाव सुधार में बहुत ही अच्छा काम किया है। तो आप ये नाम जरूर याद रखना, कभी भी आंसर लिखोगे इसका तो आप ADR का मेंशन जरूर करना, ठीक है ना। तो बहुत सारे जागरूकता अभियान जो होते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम भी ये चलाता है, ठीक है ना। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन को यह भी पावर दिया गया है कि अगर डेट इलेक्शन की अनाउंस कर दी गई है तो उसको भी आर्टिकल 153 ऑफ RPA एक्ट, मतलब पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, और आर्टिकल 324 के अंतर्गत ये पावर है कि वो कुछ कारण हो तो इलेक्शन को डिले कर सकती है। क्योंकि अगर एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, डेट अनाउंस हो जाती है, तो पूरी प्रशासनिक मशीनरी इलेक्शन कमीशन के अंदर में आ जाती है, ठीक है ना। उसके आपको पता है कि बहुत सारी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और पुलिस फोर्स वगैरह भी सब चीज़ें इलेक्शन कमीशन को जरूरत पड़ती है, तो वो सब प्रोसेस हो चुका होता है। लेकिन अगर कोई सीवियर इशू है और इनको लगता है कि डिले करना है तो वो कर सकते हैं।
इट डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन। तो जो परिसीमन आयोग जो होता है ये क्षेत्र बताता है कि ये इतना इतना क्षेत्र है, इस क्षेत्र की इतनी जनसंख्या है, इस क्षेत्र में इतनी जनसंख्या है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन जो है ये टेरिटोरियल एरिया डिफाइन करने के बाद पॉपुलेशन के आधार पर डिफाइन कर देता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, ठीक है, जैसे कि ये एक एमएलए का क्षेत्र होगा, सॉरी, ठीक है ना। तो ये टेरिटोरियल एरिया है ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी, ये डिलिमिटेशन आयोग कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं उसके आधार पर यही डिफाइन करता है कि आपको पता होगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी जनसंख्या है, कितना एरिया है, तो इतने इतने क्षेत्र जो होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे और ये वाला क्षेत्र होगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी या चुनावी क्षेत्र में आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है इन्हीं के द्वारा भी डिफाइन किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुआ था आरपीए में जो 1951 का है, 1988 में उसमें ये अमेंडमेंट किया गया था और उसमें सेक्शन 28 ऐड कर दिया गया था। ये बताता है कि चुनाव के समय पर जितने भी अधिकारी होंगे वो चुनाव की जैसी सूचना देने से लेकर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता वो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के कैंडिडेट ही माने जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी अधिकारी होंगे उस अवधि के दौरान, मतलब इलेक्शन की डेट अनाउंस होने रिजल्ट आने तक, इलेक्शन कमीशन के ही कंट्रोल में उसकी अधीन रह के काम करेंगे, उसके कंट्रोल और जितने भी पावर्स होंगी उनकी वो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ही आएंगी। ये बाद में ऐड किया गया था, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सपोर्टिव नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। इलेक्शन कमीशन कुछ समय के लिए चुनाव होते हैं और जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो उनको काम का बोझ बढ़ जाता है, दुनिया भर की चीज़ों के एक्सक्यूज दिए जाते हैं, तो इसको जरूरत महसूस की गई ताकि फेयर इलेक्शन हो जाए और स्मूथली हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहीं और बैठ के सब गाइडलाइन जारी कर रहा है, इलेक्शन करवा रहा है ग्राउंड लेवल पर, तो ग्राउंड लेवल पर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन तब तक अच्छे से काम नहीं करेगा जब तक वो सीधा का सीधा स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर उठ के या सेंट्रल गवर्नमेंट से ऊपर उठ के सीधा इलेक्शन कमीशन के अंडर ना आ जाए। तो ये सेक्शन 28 ऐड किया गया, बाद में आरपीए 1951 एक्ट में 1988 में इसको ऐड कर दिया गया, उसमें बोल दिया गया यही बात, ठीक है। तो ये बाद में अमेंडमेंट किया गया 1988 में, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। तो ये 28 सेक्शन आपको याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी डिसिप्लिन से संबंधित इशू होते हैं वो मेंटेन करने के लिए लगातार चुनाव आयोग जो होता है वो नए नए सर्कुलर जारी करता रहता है, और उसे लगता है कि कोई पार्टी ऐसा कुछ ऐसा काम कर रही है जो देश के लोकतंत्र के खिलाफ है और चुनाव में गलत होता है, तो वो ऐसे नोटिफिकेशन जारी करती रहती है। कहीं कहीं पॉलिटिकल पार्टी को डिसिप्लिन करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। आपको पता हो कि बहुत सारे जो मंत्री या सांसद होते हैं चुनाव के टाइम पे अजीबोगरीब भाषण दे देते हैं, तो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी कर देता है, ठीक है ना, उनको कारण बताओ नोटिस की, या बताओ कैसा क्यों बोला, वगैरह वगैरह चीजें। कई बार ऐसा होता है कि उनको कोई भी पब्लिक जुलूस में या भाषण देने के लिए 1 हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए बैन कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो सब चीजें भी डिसिप्लिन करने का काम इनके अंतर्गत आती हैं। एक्सरसाइजिंग पावर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव ही सब कुछ होता है। अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो फिर लोकतंत्र कोई मतलब का नहीं है। और हमारे देश में लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि 5 साल आप कितने ही पावरफुल रहें, अगर आपको जनता ने नकार दिया है और आप चुनाव हार गए तो बहुत शांति से आपको वो पोस्ट और वो जो कुर्सी है वो खाली करनी पड़ेगी। तो लोकतंत्र में जब तक ये पावर शिफ्टिंग जो है, शक्ति का परिवर्तन आसानी से हो रहा है, तभी तक लोकतंत्र मजबूत है। अकाउंटेबल फेयर इलेक्शन हो, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। लोगों का चुनाव तंत्र में विश्वास बना रहे, इसके लिए उनको मेजर्स लेने पड़ते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है, और कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो वो सीधा इलेक्शन कमीशन को ही बोलता है कि आप ही उसको निपटाओ, क्योंकि देश को, लोगों को भरोसा होना चाहिए चुनाव तंत्र पर। इसीलिए अगर ईवीएम पर कोई क्वेश्चन करता है तो सीधे सीधे वो देश के लोकतंत्र को क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, एलिजिबल सिटीजन, वोटर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाए रखना, वोटिंग जहां हो रही वहां आसपास पुलिस व्यवस्था है ताकि आदमी स्वतंत्र रूप से और आराम से जाके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वोट डाल सके, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, और ये एक योग्य सिटीजन के रूप में उसको जागरूकता जो चाहिए होगी वो दे दी जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है सुप्रीम इलेक्शन कमीशन लगातार करता रहता है ताकि प्रत्येक नागरिक ये वोट दे सके, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि देश में देखो पहले लोकसभा के चुनाव होते हैं,
ठीक है ना। फिर देश मुख्यमंत्री के सीएम के चुनाव होते हैं, फिर लोकल गवर्नेंस के चुनाव होते हैं, या फिर देखो अब देश में लगातार हर साल कुछ ना कुछ चुनाव ही चलते रहते हैं। तो ये इलेक्शन फेयर है कि नहीं है? आम आदमी लगातार परेशान हो रहा है, फिर अपना कोई किसान है, कोई दुकान खोल रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो फिर उसमें परेशानी होती है, फिर सीएम के चुनाव में, फिर लोकल गवर्नेंस चुनाव में। तो ये बार बार चुनाव होना देश में सही है या नहीं है? सही क्यों नहीं है? क्योंकि आज सरकार के पास ये क्वेश्चन गया है लगातार कि देश के सारे चुनाव ना एक साथ करा दे जाएं, एक साथ कराओ आप, कि कम से कम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो एक साथ करा दो। क्योंकि 1970 के आसपास तक, 1952 से चुनाव शुरू हुए तो 70s के आसपास तक चुनाव एक साथ ही होते थे। मतलब एक साथ आदमी अपने राज्य में भी चुनाव करता था और लोकसभा में भी चुनाव करता था। लेकिन 1970 के बाद में जब कोalition की गवर्नमेंट आई और राज्य सरकारों का लगातार क्या होने लगा, राज्य सरकारों का लगातार राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगा के वहां की सरकारों को भंग कर देते थे, वहां की सरकारों को डिसॉल्व कर देते थे। तो कई सरकारें एक एक साल तक नहीं चल पाई। तो ये जो चुनाव का सीक्वेंस बदल गया, अब कहीं पे भी नहीं हो पाता है। तो ये सरकार के सामने एक क्वेश्चन है कि क्या चुनाव पूरे राष्ट्र में एक साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो आपके क्या व्यूज है, आप वो रख सकते हैं। चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि देखो, नॉन ट्रांसपेरेंट इन इलेक्शन ऑफ सीईसी एंड अदर 2 कमिश्नर एंड इज बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ प्रिसाइडिंग गवर्नमेंट। ठीक है ना। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो सरकार की मर्जी से हो रहे हैं। तो सरकार की मर्जी से होंगे तो वो उन लोग को बैठाएंगे जो सरकार की विचारधारा को मानने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इट क्वेश्चंस द ऑटोनॉमी, सरकार इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता को ये क्वेश्चन करता है। उसके बाद लगातार आप देखोगे ईएमएम की माल फंक्शनिंग पर और हैक होने पर आदमी क्वेश्चन करते रहते हैं। और सर जो आपका इलेक्शन कमीशन है लगातार उसको बताता रहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ईवीएम को हैक किया दिया है। और लोग बोलते हैं कि वीवीपैट जो होते हैं उनके जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जहां पर एक पेपर निकलता है उसमें लिखा होता है कि इस व्यक्ति आपने जो वोट डाला है आप चेक कर सकते हो पेपर के पर। तो ये वीवीपैट जो चेक हैं ये बहुत ही रेंडमली और कम चेक किए जाते हैं। मतलब लाखों में यदि वोट डली है तो कुछ सैकड़ों में अगर रेंडमली कोई वीवीपैट चेक किए जाते हैं। तो लोग ये बोलते रहते हैं कि वीवीपैट की संख्या बनाओ या पूरे और पेपर ऑडिट करो, पूरा चेक करो सारी वोटिंग। ऐसा हो रहा है कि ईवीएम का ये बटन दबा रहा है तो किसी और पार्टी को वोट जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। पार्लियामेंट में ईवीएम मशीन लाया गया और वहां बोला कि हैक करके बता रहे हैं या वगैरह। तो ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन करते हैं और डेमोक्रेसी पे लोगों के विश्वास को क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि आप किसी को चुन के आए और पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा सवाल है जो आज भी सबके सामने है। क्योंकि ये सब चीजें देखो इलेक्ट्रॉनिक है। अब जो वोट डालने जा रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं, आम आदमी कोई नहीं समझता कि जो ईवीएम मशीन है कैसे काम करती है। वो तो इलेक्शन कमीशन विश्वास करके वोट दे रहा है। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांसपेरेंट है नहीं, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है ईवीएम में कोई नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं ऊपर से दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ट्रांसपेरेंसी में तो ये बात फेल हो ही रही है, मतलब ट्रांसपेरेंसी जो हमारा उद्देश्य है उसमें ये फेल हो गया। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ये अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखता है। अब आइडेंटिटी को सेफ कैसे रखता है, देखो मैं बताता हूं। आज आप कहीं पे भी किसी भी पोलिंग बूथ जो होता है, पोलिंग बूथ बाई रिजल्ट भी आ जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। तो पोलिंग बूथ ये बता देता है कि किस कैंडिडेट को इस पोलिंग बूथ पे कितने वोट मिले और किस पोलिंग बूथ पे कितने मिले। अब आज सपोज मैं एमपी का चुनाव लड़ता हूं और मुझे पता है कि पोलिंग बूथ नंबर 73 पर मुझे बिल्कुल वोट नहीं मिले और 73 के अंदर ये विलेज आता है, ये विलेज आता है, ये विलेज आता है। तो मैं तो चुनाव जीत गया, लेकिन मुझे मालूम है कि ये इन विलेज ने मुझे वोट नहीं दिया, तो मेरी दुश्मनी इनसे सीधी सीधी हो गई। तो इन लोगों की आइडेंटिटी थेफ्ट हो ही गई। तो इन लोग की आईडी का कहां ध्यान रखा गया इसमें? क्योंकि आपको ये बिल्कुल पता नहीं पड़ना चाहिए कि किस गांव ने आपको वोट दिया, किसको नहीं दिया। क्योंकि चुनाव जीत जाता है उस गांव के खिलाफ कट्टर हो जाएगा, बुरा उसमें कुछ पैसे नहीं देगा और विकास ही नहीं करेगा जिस गांव के लोग उनको वोट नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आज भी इलेक्शन कमीशन के सामने हैं। ट्रांसपेरेंसी का भी इशू है कि ईवीएम के अंदर क्या हो रहा है, आम आदमी को कुछ नहीं पता, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक होता जा रहा है धीरे धीरे। अब तो और आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वोट की बात की जा रही है कि आप जो है क्रिप्टोग्राफी को उपयोग कीजिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा सीधे वोट डलवाइए। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो आज भी हमारे सामने जो है आज भी इलेक्शन कमीशन के सामने बने हुए हैं। ठीक है ना।
उसके बाद देखो एक साथ चुनाव करवाने का क्वेश्चन बता दिया। एग्जिट पोल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, हालांकि अभी चुनाव के पहले कोई भी एग्जिट पोल करना गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन के आधार पर, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो इलेक्शंस होते हैं और मीडिया का जो कंट्रोल है, वो मीडिया को कैसे समझाया जाए कि वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजीज हैं जो धर्म के आधार पर आइडियोलॉजी को प्रभावित करते हैं, वो इलेक्शन से दूर रहे। हेट स्पीच लगातार दी जाती है चुनाव के टाइम पर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़े जाते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट का उपयोग किया जाता है, जबकि ये टोटल मना है कि चुनाव में किसी प्रकार के धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो धर्म के नाम पर आप देखो कि पार्टियों के नाम ही बने हुए हैं। बात समझ रहे हो? वैसे अकाली दल है तो आपको नाम से पता नहीं पड़ता कि कौन सा धर्म की पार्टी है, शिवसेना है या AIMIM है, तो ये नाम से बता सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं देखो आपकी इन सबसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार उठते रहते हैं और उसके खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन अब उतना एक्टिव नहीं रहा है जितना पहले के टाइम पे था, जितना TN सेशन के ज़माने में हुआ करता था। आजकल सरकारों के हिसाब से वो चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन लगातार जो है इनके सामने बना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखो जो इलेक्शन कमिश्नर के जो मेंबर्स हैं जिनका चुनाव होता है, जिनको अपॉइंट किया जाता है, उनकी एलिजिबिलिटी से संबंधित कोई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में नहीं है कि वो उनके पास कोई लीगल डिग्री होनी चाहिए, कि XYZ उनके पास एजुकेशन होना चाहिए, कि वो कोई प्रशासनिक सर्विस से आते हों या जुडिशियल सर्विस से आते हों। ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। मतलब सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को जो है इलेक्शन कमिश्नर, अगर वो एज को फुलफिल करता है, जनरली 55 एज कुछ राज्यों ने बना रखी है, उससे ऊपर कोई व्यक्ति जो है उनको बना सकते हैं। अब कुछ कुछ राज्यों ने प्रावधान किए, जैसे आंध्र प्रदेश ने कर दिया गया कि वो जुडिशरी का व्यक्ति ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पहले इसमें जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति होते हैं, मुख्य सचिव के लेवल के व्यक्ति होते हैं, या हाई कोर्ट जुडिशरी या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर सदस्य होते हैं, जज होते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा डिफाइन कुछ नहीं है, ठीक है ना। योग्यता संबंध का प्रश्न लगातार बना हुआ है। उसके अलावा देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट के लिए इनको बार नहीं किया गया है। मतलब एक CEC बन जाते हो, आपको अपॉइंट कर दिया जाता है और अब रिटायरमेंट हो जाता है आपको, तो अब किसी दूसरी पोस्ट पर भी अपॉइंट किए जा सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि आपने मान लो एक सरकार का फेवर किया, गवर्नमेंट का फेवर किया आपने, और आपको गवर्नमेंट ने CEC बना दिया। अब CEC बनते हुए भी आपने गवर्नमेंट को फेवर किया, और यहाँ फिर रिटायर होकर जाओगे तो वो किसी और आयोग में बैठा देंगे, किसी और एम्बेसडर बना देंगे, कहीं और आपको प्रवक्ता बना देंगे, किसी और संस्थान का प्रमुख बना देंगे, कहीं और वाइस चांसलर बना देंगे। तो ये जो क्वेश्चन लगातार बना रहता है कि इसको ये जो कंप्लीटली बैन होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनको बहुत सारी जगह से बैन किया हुआ है कि आप कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं वो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं तो, ठीक है ना। लेकिन अभी फिर भी क्वेश्चन किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो राज्यसभा के मेंबर बन गए, राज्यसभा सदस्य बन गए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है लगातार क्वेश्चन होते रहते हैं। हालांकि ये प्रॉफिट का पद नहीं है, उसमें लिखा गया है किसी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं जाना चाहिए। राज्यसभा का पद प्रॉफिट का पोस्ट नहीं आता है, अगर उनको मंत्री बनाया जाता है तो वो माना जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं। उन्होंने बोला, रंजन गोगोई साहब ने एक ओपन डिक्लेरेशन दिया कि मुझे प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है और प्रेसिडेंट की बात को रखने के लिए मैंने पद स्वीकार किया है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो CEC के लिए दिए गए, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दिए गए, ना कि दो अन्य जो इलेक्शन कमीशन है उनके लिए। मतलब 6 ईयर और 65 का जो कंपल्सरी क्राइटेरिया है, मतलब 6 ईयर का जो कार्यकाल की टेन्योर सिक्योरिटी है, केवल CEC की नहीं है, इन दोनों की नहीं है। तो एक तरीका तो ये है कि ये इनको भी हटा सकता है, और सरकार चाहे तो प्रेसिडेंट के द्वारा, और मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा भी इसको हटा सकती है। इसका मतलब ये है कि कार्यकाल की सुरक्षा केवल और केवल किसकी है? केवल CEC की है, ना कि अन्य इलेक्शन कमिश्नर की है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी समस्या वाली क्या है कि इलेक्शन कमीशन आज भी केवल रजिस्टरिंग अथॉरिटी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, अंडर सेक्शन 29A ऑफ RPA एक्ट 1951। इसको ये पावर नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर हो चुकी है उसको डी रजिस्टर कर सके। ये बहुत बड़ी समस्या है इलेक्शन कमीशन के पास, और लगातार ऐसे सवाल उठते रहे हैं, और PIL गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें कानून बदलाव किए जाएं। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, जो सन 2000 में चुनाव लड़े थे और तब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है ना। और आज 2005 के बाद लगभग 50 के लगभग ऐसी पार्टियां हैं जो कोई चुनाव ही नहीं लड़ रही 2005 के बाद, और सबकी सब रजिस्टर्ड हैं आज। तो इलेक्शन कमीशन को ऐसे पावर होनी चाहिए कि जो पिछले 10 साल या 15 साल से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उनको डी रजिस्टर कर दिया जाए। तो ऐसी कोई भी डी रजिस्टर करने की जो पावर है वो आज इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। उसके पास केवल और केवल रजिस्ट्रेशन की पावर है, और ये पावर मिली है उसको सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951।
अगला, इलेक्शन कमीशन का जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज नहीं होते हैं। अगर चार्ज नहीं होते हैं मतलब वो पूरा का पूरा सरकार के कंट्रोल में होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी सैलरी सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है और वो चार्ज्ड होती है, मतलब उसमें कोई भी बदलाव पार्लियामेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और निश्चिंत रहते हैं अपनी सैलरी को, सब चीज़ों को लेके, पे स्केल को लेके। लेकिन ये इनके जो, चूंकि ये संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो इनके एक्सपेंडिचर भी कैसे होने चाहिए, चार्ज होने चाहिए, ताकि वो अपनी सैलरी को लेके कोई परिवर्तन उनके कार्यकाल के बीच में ना किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीएफआई जो है, जो आर्टिकल 266 में मेंशन है, जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना, जिससे पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है, वो 266 में आते हैं। फिर दूसरा फंड होता है, अपने नाम सुना हो, उसको कंटिजेंसी फंड कहते हैं। कंटिजेंसी फंड आर्टिकल 266A में है। थर्ड होता है पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड 266B में मेंशन किया हुआ है। ये 3 प्रकार के फंड होते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, और जो चार्ज होते हैं वो सीधे के सीधे फंड से निकलते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई परिवर्तन पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। बट ये चार्ज नहीं है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है फिर भी इसको चार्ज नहीं किया गया है, तो ये उसकी वीकनेस बना देता है। मतलब ये इनकी एक्सपेंडिचर को सरकार कंट्रोल करती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, सारे क्वेश्चन उठाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इलेक्शन कमीशन की जितनी बात हमने की आपको समझ में आई होगी। इसको आप अच्छे से लिख के नोट्स बनाएं। अब लेक्चर बड़ा हो गया इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद हम जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, तो आप एक पूरा कंटेंट आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। इस जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसको आप शुरू से लेकर एंड तक एक बार फिर से देखें और फिर से रिवाइज करें, और जो भी मैंने फैक्चुअल जानकारी दी है उसको आपको याद रखना है, क्योंकि प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक करें, अपना फीडबैक दें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।